जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट 2022 के एग्ज़ाम में टॉप किया था। तो आज हमारे बीच आ चुके हैं जो है मिस्टर आर्यन यादव। आर्यन यादव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे एपिसोड में आए। धन्यवाद। हम आर्यन यादव जी का परिचय कराते हैं आपको। ये जो है मूल इनका ये बनारस के जो है रहने वाले हैं, जो यानी इनका जो है मूल रूप से बनारस के निवासी हैं। और इन्होंने अपना जो मास्टर्स है वो बीएचयू यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके पश्चात ये जो है प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी से पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनके बारे में परिचय रहा है। और आज हम इनसे पूरा डिटेल जानेंगे क्योंकि ये जेआरएफ भी क्वालिफाई किए हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और साथ ही साथ जब इन्होंने क्रेट का एग्ज़ाम दिया 2022 में, तो 2022 के क्रेट के एग्ज़ाम में भी इन्होंने क्या किया, टॉप किया है। तो आज इनसे हम सारी स्ट्रेटजी जानेंगे यूजीसी के बारे में भी और क्रेट के बारे में कि कौन सी जो है इन्होंने बुक्स पढ़ी, कौन सी इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई जो कि जो है इनको इतने अच्छे मार्क्स मिले और इन्होंने एग्ज़ाम को टॉप किया। आप लोगों के कई जो है बहुत सारी उत्सुकता थी, कमेंट्स थे कि सर हमको जो है बताया जाए क्रेट के बारे में, यूजीसी के बारे में, क्योंकि जो है ये दोनों एग्ज़ाम जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसमें लगे हुए हैं। और दिसंबर में शायद एग्ज़ाम होगा क्रेट का, और दिसंबर में ही आप लोगों का जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो शो होने वाला है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो पुनः एक बार हम धन्यवाद देंगे जो है आर्यन जी का। आर्यन जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो है आपने जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया, तो उसके लिए जो है कौन कौन सी जो है स्ट्रेटजी, कैसी स्ट्रेटजी अपनाई आपने कि जो है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है यूजीसी क्वालिफाई कर पाए। सबसे पहले तो किसी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। तो परिचय मेरा आपने दे ही दिया है। तो आपने स्ट्रेटजी की बात कही कि यूजीसी नेट के लिए क्या स्ट्रेटजी आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले मेरा यही सुझाव होगा स्टूडेंट्स को कि आप पहले सिलेबस देखिए। यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है। सिलेबस देखते ही आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप किन किन चीज़ों से फैमिलियर हैं, किन किन चीज़ों से अवगत है या नहीं है। बिल्कुल। तो आपको एक स्नैपशॉट एक मिल जाएगा इसका कि क्या एक इसका एक रहने वाला है। उसके बाद आप अपने मास्टर्स की बुक्स पे जाइए जो आपने मास्टर्स में पढ़ी हैं और यूजी में जो पढ़ी हैं, ठीक है। तो उनको देखने के बाद आपको एक ये अंदाज़ा लगेगा कि नहीं कौन कौन सा एरिया अभी हमसे छूट रहा है। बिल्कुल। ठीक। अब आप उन एरियाज पे फोकस करिए जो आपसे अभी तक छूटे हुए थे। बिल्कुल। ये तो पहला स्ट्रेटजी हो गया। तो अब अभी आपने केवल सिलेबस कवर किया है, एक लंबा चौड़ा आपने सिलेबस कवर किया यूजीसी नेट का। अब आपको क्या करना है कि अब आपको टॉपिक वाइज टॉपिक, यूनिट बाय यूनिट वाइज आपको सारे के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करते चलने हैं। जी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आप पहले सिलेबस देखिए। बिल्कुल। सिलेबस को अच्छे से कवर करिए, पूरा सिलेबस। लड़के करते क्या है कि वो सिलेबस, बहुत कम लड़के सिलेबस देखते हैं। वो क्या करते हैं, वो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की। जो भी हो खैर नहीं तो अलग बात है। तो आप पहले सिलेबस देखिए। आप सिलेबस देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको तैरना कितना है, कहाँ तक तैर के पार करना है। अब एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के आप तैरते रह जाएंगे, आप किनारा कभी नहीं पाएंगे। अगर आपको किनारे का पता होगा तो अब जाहिर सी बात है कि आप उस हिसाब से आएंगे, उस तैयारी से आएंगे। तो पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना आप एरिया देखिए कि कौन कौन सा एरिया अभी तक आपसे अछूता रहा है। बिल्कुल। तो आप उस पर फोकस करिए। फिर लास्ट में जाके आप फिर से आप क्या करिए कि सारे सिलेबस को जब आपका सारा सिलेबस कवर हो चुका है तब आप अपनी डीप तैयारी स्टार्ट करिए। फिर आपका एक बेस आपका तैयार हो गया। उसके बाद आपको बस हमेशा आपको क्या करना है कि केवल रिवीजन करनी अच्छे से है। तो यही स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से रहनी चाहिए। बहुत सही आपने बताया कि जैसा कि आर्यन जी ने बताया कि सबसे पहले जो बिगनर्स हैं, जो भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, जो दे रहे हैं, तो पहले आपको क्या करना चाहिए, सिलेबस को बहुत अच्छे से, बहुत ही थॉरोली उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब तक आपको सिलेबस को नॉलेज नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है, तब तक आप इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। ना केवल इसी एग्ज़ाम की बात की जाए, आप किसी भी कंपटीशन में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको अच्छे से सिलेबस जो है देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहिए। आर्यन जी, बताइए कि जो ऐसा कि बच्चे परेशान रहते हैं कि हम जो है यूजीसी के लिए सर हमें कोई एक ऐसी बुक बताइए जिससे हमारा 10 का 10 मिनट कवर हो जाए,
तो आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान या बच्चों को क्या सजेशन देंगे कि जो है जितने भी यूनिट्स हैं 10 यूनिट उसमें से कुछ यूनिट जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं, तो आपने कौन-कौन सी बुक्स किस राइटर की ली ताकि बच्चों को जो है इसका मदद मिल सके इसमें? देखिए ऐसा ही है, ऐसा सर बात है कि जो हिंदी पट्टी वाले इलाके हैं जी, बिल्कुल। उसमें मुझे लगता है कि लड़कों को कुछ नहीं करना है, शांति से सविन सिंह सर को फॉलो करना है, जी, पहली बात। तो उनकी जो 2-3 बुक्स जो नामी पुस्तकें हैं, जैसे मैं फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में भी फर्दर उन्होंने डिवाइड करके अलग-अलग बुक्स निकाली है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी निकाली है, क्लाइमेटोलॉजी निकाली है, बायोज्योग्राफी निकाली है, ओशिनोग्राफी निकाली है। तो आप पहले इन बेसिक बुक्स पे जाइए आप, इसको सिलेबस से कंपेयर करिए, जो आपको मिल सकता है वो उसको प्रिपेयर करिए। बिल्कुल। ये तो हो गई फिजिकल की बात और सविन सिंह की बात हो गई। अगर आप ह्यूमन में आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा डॉक्टर माजिद हुसैन की बुक की, आप उनको पढ़िए। हालांकि वो बुक थोड़ी सी आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन एक बार जब आप उसको पढ़ जाएंगे तो आप उसका फैक्ट्स आप निकाल के रखे रहिए कि बाद में आपको केवल रिवीजन करना रहे। ठीक है। और प्रैक्टिकल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल में एक ही बुक है डॉक्टर जे पी शर्मा की। और भी एक दो पुस्तकें हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जे पी शर्मा को अगर फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और और भी ह्यूमन में और भी पार्ट्स है, जैसे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, और आपके सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट है, और आपके और भी यूनिट्स हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन कंटेंट भी देख सकते हैं। जी, अगर आप वैसे चाहें तो अगर आप वैसे बुक्स में देखना चाहें तो आपको अलका गौतम की बुक मिलेगी, प्रोफेसर आर एल सिंह की बुक मिलेगी, आशिष तिवारी सर की बुक मिलेगी। और अगर आप इलाहाबाद में हैं तो आप आसानी से, आप तो जानते होंगे कि अगर आप इलाहाबाद में हैं तो आप किसी भी बुक शॉप पे जाएंगे तो आपको तमाम तरह की किताबें दिखाएंगे। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप हमेशा क्वालिटी बुक्स पे जाइए, ऐसी बुक्स पे जाइए जो जिसको देख के आपको लगे कि नहीं हाँ ये कुछ मैटर दे सकता है। आप सरल चीज़ों को फॉलो मत करिए जो आपके लिए सरल हो, क्योंकि सरल चीज़ हमेशा आगे काम नहीं देती। बिल्कुल आप सही उसी को फॉलो करिए जो आपके सिलेबस को कवर कर सके, जो आपके सिलेबस को आगे काम आ सके और जिससे क्वेश्चन फंस सकते हो, क्वेश्चन आ सकते हो। तो मैं कहूँगा कि आप कुछ ऐसे ही बुक्स पे जाएँ। और बुक्स कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी बुक्स रखें जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। बिल्कुल सही। आपके यूजी के जो एनुअल एग्ज़ाम है या मास्टर्स के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग ना हो कि वो यूजीसी के जो अकेडमिक्स बुक हैं आप उनको देखिए। मैं यही सलाह देना बिल्कुल चाहूँगा। सही कहा आपने। जैसा कि उन्होंने बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी के जितने भी पार्ट्स हैं उसके लिए आपको प्रोफेसर सविन सिंह सर को फॉलो करना चाहिए। और जो उन्होंने थॉट के बारे में बताया, थॉट में आप जो है जैसे उन्होंने बताया कि आप जो है बहुत अच्छी बुक है माजिद हुसैन सर की, उसके साथ आप जो है डॉक्टर एस डी मौर्य सर की जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उसको भी ले सकते हैं। बाकी जो इन्होंने बताया कि जो अदर यूनिट्स हैं उसके लिए पुस्तकों के साथ साथ जैसे उन्होंने बताया प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सिर दर्द होता है। तो अगर आप जे पी शर्मा लेते हैं, जे पी शर्मा बहुत अच्छी बुक है। और जो जो छोटे-छोटे जो यूनिट्स हैं जैसे जो सोशल ज्योग्राफी है, इन सब के लिए आपको थोड़ा-सा क्या करना चाहिए, ऑनलाइन कंटेंट जो है रखना चाहिए। और ऑनलाइन जो है कंटेंट लेकर नोट्स बना के आप उससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर, बीच में शायद मैं मुझसे छूट गया। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बुक्स को थॉरोली पढ़ें। आपको पढ़ना क्या है? आप पढ़ना है आपका सिलेबस। मैं फिर से बिल्कुल, कह रहा हूँ कि आपको आपका सिलेबस पढ़ना है, ना कि पूरी बुक पढ़नी है। बुक पढ़ने से मतलब ये है कि आप अपना सिलेबस कवर करिए, क्योंकि आप सेमेस्टर या एनुअल एग्ज़ाम लिखने नहीं जा रहे हैं। सही है। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे। तो आप बुक को उस हिसाब से पढ़िए। सही है। सही कहा आपने कि पूरा बुक हमको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है कि आपने जो है अब जियोमॉर्फोलॉजी की बुक ली तो आप एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप क्योंकि सिलेबस में आपके दिया गया है, उसी टॉपिक को आपको क्या करना है, यूजीसी के अकॉर्डिंग, यूजीसी का जो नॉर्म्स है, जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, उसी टॉपिक को आपको क्या करना है, फॉलो करना चाहिए। आर्यन जी, ये बताइए कि जैसे अब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं और 2018 के बाद से 19 से देखा जा रहा है तो जो पेपर का पैटर्न है थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो इसके लिए बच्चे कैसे तैयारी करें? क्योंकि बच्चे लगातार देख रहे हैं कि जो 2019 से पहले जो उनका पढ़ने का तरीका है उसी को अपनाते हैं, इसलिए बहुत सारे जो है बच्चे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। बच्चे बताते हैं कि पेपर का जो बिल्कुल बात है, पेपर थोड़ा-सा क्या है कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो उसके लिए बच्चे क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये समस्या उनके लिए है, मतलब मैं किसी को ऐसे कहूँगा नहीं, मैं किसी को वैसे नहीं कहूँगा। ये समस्या उनको आ रही है जो केवल प्रीवियस ईयर का पेपर फॉलो कर रहे हैं। जी, ये समस्या केवल उनके साथ है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है,
उनके साथ ये समस्या नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही जी, कहा। आप अगर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये समस्या दिखेगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि 2018 के बाद से अचानक से शिफ्ट हो गया है, हाँ, सही तो है। आप कहेंगे ये क्या हो गया? लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो भी अगर वो आपको वो ज़्यादा ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन जो शिफ्ट हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट पे ही शिफ्ट हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन आ रहा है। सही। क्वेश्चंस का एरिया भी सेम है, बस फ़र्क इतना है कि पहले रिपीटेड क्वेश्चन होते थे, अब क्या है वो थोड़ा सा घुमावदार हैं। तो घुमावदार में वही फँसेगा जिसने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन केवल लगाया हो। सही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको क्या करना चाहिए, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, पीआईक्यू को देखते हुए आपको कंसेप्ट अपना क्लियर करना चाहिए। अगर आपको किसी भी कोई मॉडल की बात की जाए, थियरी की बात की जाए, अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन है, तो उससे कितना भी डीप क्वेश्चन दे दिया जाए, आप बहुत ही आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने कंसेप्ट पे क्या करना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना एक चीज़ चाहिए। मैं और बताना चाहूँगा कि जो आपने कही कि 2018 से पेपर का पैटर्न बदला है, तो उसमें एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि जो क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो अप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सही है। व्यावहारिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी। तो व्यावहारिक पक्ष कब आप मजबूत कर पाएंगे? जब आप उसके सैद्धांतिक पक्ष को जानेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तो आप उसके एप्लीकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे और क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। और आर्यन जी, ये एक जो है प्रॉब्लम बच्चों को ज़्यादा ये आ रही है कि जो यूजीसी नेट में जो जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 10 क्वेश्चन कम से कम जो है आपके सब्जेक्ट में और 5 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं, तो बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती है कि स्क्रॉलिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन बड़े-बड़े हो जा रहे हैं। तो उससे निपटने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? माफ़ कीजिएगा सर, बट मेरे साथ खुद ये समस्या थी कि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डिस्प्ले कॉम्प्रिहेंशन। पे जो क्वेश्चंस होते हैं, जी। वो जाहिर सी बात है कि वो पैराग्राफ्स बड़े होते हैं और वो क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। हाँ। नो डाउट वो क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, वो जनरली केवल सीधा सीधा पूछा रहता है। दिक्कत ये है कि जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपका माइंड जो है कि आप ऑप्शन पे चला आता है। हाँ। तो इससे निपटने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे कि अगर उसमें कोई डेटा दिया हुआ है या कोई इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, तो आपका जो एक आपको एक शीट मिलेगी, एक रफ शीट मिलती है उसमें, बिल्कुल। आप उसको नोट कर लीजिए और जो भी कैलकुलेशन है या जो भी कोई नंबर दिया हुआ है, आप उसको एक जैसे बुलेट फॉर्म में बना लीजिए। सही। वो सही तरीका है। आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको कोई अगर कैलकुलेशन करनी है तो वो नंबर पे ही रहेगा। तो आप उस नंबर को नोट कर लीजिए, या कोई अगर कोई इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत सही आपने बताया कि जो ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हैं, उसमें जितने भी कीवर्ड्स आपको दिखे, आप एक बार कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पहले पढ़िए। जितने भी आपको कीवर्ड्स दिखे, जो इन्होंने बताया कि कोई नंबर आपको दिख रहा है, तो उसको आप अपने रफ शीट में नोट करते जाइए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब उसको बहुत अच्छे से क्या कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे। ठीक है? पुनः जो है आप कॉम्प्रिहेंशन पे जाके कि हमने ये कीवर्ड्स यहाँ से पढ़ा था, तो यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। यानी बार-बार आप प्रैक्टिस करेंगे रूम पे, ठीक है? ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए आप अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में, क्योंकि वहाँ भी आपको इसी में मिलने वाला है। तो इस समस्या से आप क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। केवल एनटीए को जो है कोसने से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। और आर्यन जी, हमें ये बताइए कि जैसे अब दिसंबर में एग्ज़ाम्स है, टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो जितना भी टाइम बचा हुआ है, तो इतने टाइम में बच्चों को अब इस टाइम क्या करना चाहिए? नए क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए? देखिए, पढ़ने का तो समय जा चुका है। अगर जी। दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं तो पढ़ने का समय जा चुका है। पढ़ने का सेंस कहने का मतलब ये है कि आप नई चीज़ें अब हाथ नहीं लगा सकते। जी। आप नई चीज़ों पे फोकस ना करिए। जितना आपने पढ़ा है, आप अब उसको रिवीजन पे लगाइए। ठीक है? एक तो ये हो गया, और दूसरा, पर डे आप कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाइए। चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन चैनल या जो भी आप फॉलो करते हैं, अगर वो दे रहा है तो ठीक-ठीक है। अदरवाइज़ आप रिवीजन करिए और हर दिन आप पेपर सेट करिए। इस समय आपका अगर अगर आपका एग्ज़ाम विदिन 1 मंथ है, तो आप ये रूटीन फॉलो करिए। क्योंकि अगर आप अभी से अगर आप नई चीज़ें पढ़ेंगे, तो एक होता है कि मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होती है। तो जब वो स्पेस क्रिएट होगी, तो फिर आपके पास और चीज़ों के लिए बचेगी नहीं फिर वो, अगर प्रैक्टिकली इसको समझा जाए तो। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है और नेक्स्ट मंथ अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए और डेली मॉक यूज़ करिए आप।
बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, इसमें क्या करना चाहिए कि अभी तक जो भी आपने कुछ पढ़ा है, उसको बार-बार आपको रिवीजन करना चाहिए और पहले आप रिवीजन कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए आप पर डे एक प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट लगाइए या पीओक्यू आप लगाइए। पीओक्यू को मेरा जहाँ तक विचार है लगाते समय आपको केवल क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उस पे भी आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं क्वेश्चन उसी मॉडल, उसी थियरी से आ रहा है, बस थोड़ा-सा उसमें क्या है चेंज कर दिया जा रहा है। इसलिए आप प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट और पीओक्यू से अभी आपको जो है 1 महीने तक लगातार अगर आप करते हैं, तो आप यूजीसी नेट बहुत आसानी के साथ क्लियर कर जाएँगे। और आर्यन जी ये बताइए कि जैसे काफ़ी बच्चे जो है सब्जेक्ट में तो अच्छा कर पाते हैं, लेकिन जो है बच्चे फर्स्ट पेपर पे फोकस नहीं करते, जो जनरल पेपर है, कॉमन पेपर है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है कि जो है किसी का नेट हो पाता है, किसी का जेआरएफ रुक जाता है। तो फर्स्ट पेपर का कितना रोल है जो है आपके जेआरएफ होने में मदद करने में? देखिए फ़िलहाल में तो जितने भी सिलेक्शंस हो रहे हैं वो फर्स्ट पेपर पे ही हो रहे हैं, क्योंकि एक जो सेकंड पेपर में जो एवरेज होता है वो 60 टू 75 के आसपास सबका रहता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो 80 को क्रॉस कर जाते हैं या कभी कभी पा जाते हैं, वो अलग बात है। तो आपके सिलेक्शन का पूरा दारोमदार आपके पेपर फर्स्ट पे आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर फर्स्ट के बारे में कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, उसके पीवाईक्यूज़ को ज़रूर समझें। लगाने से मतलब नहीं है, आप उसके पीवाईक्यूज़ को समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसमें से आपको 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको बुक में ढूंढने नहीं मिलेगी, बहुत सारी बुक्स में। तो आपको क्या करना है कि आपको उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, क्योंकि उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटली टीचिंग पे होते हैं, और वो पूरा का पूरा आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि वो व्यावहारिक पक्ष होता है, आप कैसे डिसीजन लेंगे। तो इस मामले में क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है केवल, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक थॉट डेवलप होगा, और जो 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 आपका थॉट डेवलप होगा वो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। बाकी जो बच्चे डीआई के क्वेश्चंस और भी जो सेगमेंट बचे हैं वो तो आदमी पढ़ के कर ले जाता है, और उनमें भी अब शिफ्ट देखा जा रहा है कि वो भी क्वेश्चन अब टफ होते जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप पेपर फर्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और उसके क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए। आप समझिए कि पेपर फर्स्ट कहता क्या है, ये समझने की कोशिश करिए आप, तब आप पेपर फर्स्ट को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि पेपर फर्स्ट में कुछ लड़के 38 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 कर जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 15 या 20 तक ही रह जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है, और सिलेक्शन इसी पे होना है, क्योंकि आप पेपर सेकेंड में आप 15 से 20 क्वेश्चन लीड नहीं कर सकते। 15 से 20 क्वेश्चन लीड करने का मतलब आप 85 क्वेश्चन कर पाएँ, वो संभव नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर फर्स्ट के लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए पीवाईक्यूज का। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो है जो पेपर फर्स्ट है उसका बहुत बड़ा रोल है आपके जेआरएफ जो है कराने में, ठीक है। तो इसलिए आपको पेपर सेकंड के साथ साथ जो भी सब्जेक्ट के आप हैं उसके साथ साथ आपको पेपर फर्स्ट पे उतना ही क्या करना है, फोकस करना है। पेपर फर्स्ट में ही आप लोगों से क्या कर सकते हैं, लीड ले सकते हैं और आप अपना जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए जैसा जो है सर ने बताया कि आपको क्या करना चाहिए कि बार बार जो है इसको पीआईक्यू को न केवल लगाना है बल्कि उसको समझना है, क्योंकि उसमें कुछ यूनिट्स ऐसे हैं, जैसे बात की जाए टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड की, या इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, आईसीटी की बात की जाए, तो ये सारी की जो चीज़ें हैं 3-4 यूनिट्स जो इसमें दिए गए, इंडियन लॉजिक दिया गया है, जो लॉजिकल रीजनिंग में, ये आपके लिए बिल्कुल क्या होता है, न्यूली होता है, बिल्कुल नया होता है। और इसी में स्टूडेंट क्या आता है कि वो धैर्य अपना पेशेंस खो देता है और उसको स्किप कर देता है कि तो इसको हम नहीं करेंगे, बाकी जो अदर यूनिट हैं उससे वो अपना काम चलाना चाहता है। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, उसमें किसी भी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते। हाँ, जो चीज़ें आपके लिए स्ट्रांग है उस पर आप ज़्यादा जो है फोकस कीजिए। जैसे अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप ऐसा कीजिए कि आपका जो डीआई के 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही जाएँ। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये ओवरऑल सिनेरियो रहा है, जैसा कि सर ने आपको बताया यूजीसी के लिए जो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत थी कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, बेसिक बुक्स वो आपको क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। बाकी आपको यूजीसी से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई बुक्स नहीं समझ में आ रही कि क्या किसके लिए हम पढ़ें, तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, उस पर हम जो है आपको बताएँगे। अब जो है हम सर से बात करेंगे कुछ क्रेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको क्रेट यानी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट क्या करना है, क्वालीफाई करना है। और इस पे हमने बहुत कम्प्रिहेंसिव जो है वे में वीडियो बनाया था कि इसका सिलेबस क्या है जो है, और इसका जो है नंबर कैसे आपका जुड़ता है, और क्रेडिट सबके लिए अनिवार्य है, चाहे आप जेआरएफ क्वालीफाई हैं या नॉन जेआरएफ, यानी आप जेआरएफ नहीं हैं, नेट हैं, सबके लिए क्या है, कंपलसरी है। सर का 2022 में सर ने क्या था, ओवरऑल क्रेडिट टॉप किया था, तो इसलिए हमने सोचा कि सर से बात की जाए कि सर ने जो है क्या किया। तो सर थोड़ा बताइए जो है स्टूडेंट के लिए जो क्रेडिट देना चाहते हैं, क्योंकि क्रेडिट में
50 क्वेश्चन तो आपके जो है ऑब्जेक्टिव आते हैं और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव वाला बताइए कि जो 50 क्वेश्चन में 25 रिसर्च के आ रहे हैं, 25 सब्जेक्ट के आ रहे हैं, तो उसका लेवल कैसा रहा? बच्चे जो है उसकी तैयारी कहाँ से करें? क्या जो है जो यूजीसी के लिए पढ़े हैं वो सफिशिएंट है, या उसके लिए क्रेडिट के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट जो है एफर्ट करना चाहिए? फर्स्ट पेपर के लिए पहले बताइए आप। देखिए सर, अगर आप सब्जेक्ट की अगर एमसीक्यूज़ की बात करें जो 25 आते हैं, तो वो मॉडरेट रहते हैं सर। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अगर दिए हैं कभी आपने, या अगर आप देते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको अब वो आपकी रेंज में है। आप उसको 25 में मुझे लगता है 20 तक कर ले जाएंगे, एवरेज आता है। लेकिन अगर उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड का कहें तो वो काफ़ी मतलब काफ़ी डीप पूछते हैं उसमें वो। इवन जो यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट होता है, जो उसके जो पीवाईक्यूज़ होते हैं वो उनमें भी नहीं मिलते। बिल्कुल। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक बुक है, कोठारी सर की है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक है। बिल्कुल। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको हो सकता है 2-3 क्वेश्चन मिल जाएँ आपको, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास टाइम है तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए वो बुक। अदरवाइज़ आप अलग से आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेपर फर्स्ट जो यूजीसी नेट जो कराती है, आप उसके जो आप देखेंगे उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप उसको लगाइए। तो कुछ हद तक वो आपको सहायता कर देंगे। ये तो आपके एमसीक्यूज़ के हो गए। और अगर आप रिटन पार्ट की बात करें तो रिटन में ऐसा है कि आपने यूजी और पीजी में जो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स रहे हों या सेमेस्टर एग्ज़ाम्स रहे हों, बिल्कुल। आप एक बार अपने मन में अच्छे से अपने उन पेपर्स को याद करिए बिल्कुल। जो आपके यूजी और पीजी के रहे हैं, एनुअल और सेमेस्टर्स के। जब आप उन क्वेश्चंस को याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि एक मतलब जो एक रिटन एग्ज़ाम होता है मास्टर्स के बाद क्या होता है कि लड़के थोड़ा सा उससे दूर हट जाते हैं, तो बिल्कुल। उनके वो जेहन में एकदम नहीं आता है। फिर अचानक से जब वो किसी ऐसे एग्ज़ाम में बैठते हैं जहाँ उनको फिर से लिखना है, तो वो यही सोच के आगे बढ़ते हैं कि मुझे तो अभी छोड़ना है, तो उनके माइंड में वो रहता नहीं है। लेकिन जब वो अचानक से फिर चीज़ें जब आती है सामने तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने यूजी और पीजी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर आपके पास हो तो अच्छा होगा कि आप उनको एक बार देखें और लिखने की कोशिश करें। क्योंकि जो पेपर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत हद तक वैसे ही होते हैं जो हम यूजी और पीजी में दे चुके होते हैं। और क्वेश्चंस कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत रिसर्च पीएचडी का एंट्रेंस है तो बहुत अजीब तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने यूजी और पीजी के दिनों को थोड़ा-सा याद करिए, उसमें क्वेश्चन को थोड़ा-सा समझिए, देखिए कि उसमें क्वेश्चन मुझे कैसे आते थे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये करने के बाद आप जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी में, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी कुछ नामी का काम है, जैसे कि आपके डेविस का साइकिल हो गया, पिंक का साइकिल हो गया, बिल्कुल। और जो भी कुछ मतलब जो जो आपको ज़रूर जानने चाहिए, आप उनको एकदम कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करने का मतलब कि अगर वो कॉन्सेप्ट आए तो आपसे उसमें एक लाइन भी ना छूटे, क्योंकि वहाँ आपको बहुत कंसाइज़ में लिखना होता है, आपको वहाँ कहानी नहीं लिखनी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने यूजी और पीजी के जो आपके एनुअल पेपर्स, सेमेस्टर पेपर्स रहे हैं, आप एक बार उनको देखिए, उसको लिखने की कोशिश करिए, और उसके साथ-साथ जो सिलेबस है यूजीसी नेट का, क्योंकि वो यूजीसी नेट के सिलेबस पे ही क्वेश्चंस को देते हैं, आप उस सिलेबस के हिसाब से कुछ-कुछ क्वेश्चन बना के लिखने की कोशिश करिए और उनको ट्राई करने मतलब लिखने की कोशिश करिए। और एडिशनल में आप ऐसा ये कर सकते हैं कि आप जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्टेट पीसीएस के जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी के, बिल्कुल। आप उनको देख सकते हैं। लेकिन ये केवल इसी के भरोसे मत रहिएगा कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंस के ज्योग्राफी के पेपर को करके हम कर ले जाएंगे। बिल्कुल। ऐसा मैंने बहुतों को सुना है कि वो कहते हैं कि इलाहाबाद में क्रेट के पेपर में वहीं से क्वेश्चंस उठाते हैं, बट मैंने दिया है, मैं जानता हूँ, और आपने भी सर दिया है, आप भी जानते होंगे कि इसका बहुत कोई कोरिलेशन नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए आप इन सब तीनों चीज़ों को फॉलो करिए। एडिशनल में आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया कि जो रिटर्न वाला पार्ट्स है, ठीक है? तो उसमें क्या करना है आपको, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हों, अगर आप जो है कोई जो है अगर डिग्री कॉलेज से पीजी किया हो, तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है जो उसमें सिलेबस भी मेंशन किया गया है। जो भी सिलेबस में दिया गया है, ब्राउचर में हमने सिलेबस भी आपको बताया है, तो आप सिलेबस को देखिए और जो भी आप यूजीसी के लिए बुक फॉलो करते हैं, जैसे आप सर ने बताया कि आपको जो मॉर्फोलॉजी सेवन सेंसर की या जो भी सर ने वो बताया, तो आप अलग-अलग यूनिट्स के लिए उस बुक को फॉलो करके यूजी और पीजी में जो भी सिलेबस यहाँ दिया गया है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है।
और जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं यूजी और पीजी में, उसके आप प्रीवियस ईयर पेपर खरीदिए मार्केट से, या अगर आपके पास हो तो उस क्वेश्चन को बहुत ही कंसाइज़ वे में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लिखेंगे वही आपको क्या है ग्रेड के एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा। क्योंकि हम लोग यूजी और पीजी में भले ही थोड़ा-सा हट के लिखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो हम लोग थोड़ा-सा राम कहानी जिसको बोला जाता है सामान्य भाषा में, ऐसा लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा लिखने से आपका यहाँ काम नहीं चलने वाला है। इसलिए आप जो है सिलेबस को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है क्वेश्चन को रिटन राइटिंग करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। अपने किसी सीनियर से या किसी गार्जियन से, या जो है जो भी हो टीचर से, उसको आप क्या कीजिए, दिखाइए कि सर हमने ऐसा लिखा है, हमारा उत्तर कितना सही है या कितना गलत है। और सर ये बताइए कि जैसे जो ग्रेड का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें स्पेस रहता है और उसी स्पेस में आपको लिखना है। तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन में सर जो ये बताइए कि डायग्राम कैसे बच्चे उसमें सेट करें कि जो है अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो डायग्राम बनाना चाहें, तो जैसे इंडिया का मैप बनाना चाहें या वर्ल्ड का मैप बनाना चाहें, तो उसको कैसे एडजस्ट करें कि वो जो है अपना जो है आंसर भी पूरा कर दें, छोटा सा डायग्राम भी बना दें। सर देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे याद है 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं रिटन में। एक शॉर्ट वाला होता है, एक मीडियम, एक लॉन्ग वाला होता है। बिल्कुल। तो शॉर्ट वाले में उतना जगह होता नहीं है कि आप उसमें मैप या फिर कोई डायग्राम दे पाएँ। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम की कोशिश करते भी हैं तो जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस हैं, या तो लॉन्ग वाले में या तो मीडियम वाले में आप उसमें ट्राई करें। क्योंकि जो राइटअप आपका है, पहले राइटअप आपका ज़रूरी है। बिल्कुल। मैप आपका तभी आपका गुड अपीलिंग देगा जब आप कंटेंट लिखे हों। केवल मैप आपका मतलब आपके क्वेश्चन को एलाबोरेट नहीं कर सकता। तो मैं ये तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो मीडियम क्वेश्चन है और जो लॉन्ग टाइप वाले में अगर उसमें आप मैप दे पाते हैं तो फिर ठीक है। शॉर्ट नोट्स वाले में अगर आप मैप देने की कोशिश करेंगे तो जहाँ तक मुझे याद है कि वो 4 या 5 लाइन का स्पेस देते हैं वो। तो अगर आप उसमें आप मैप बनाने जाएँगे तो आपका कंटेंट मिस हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप अगर मैप पे जा रहे हैं तो आप ऊपर के 2 ही क्वेश्चन पे जाइए, शॉर्ट नोट्स में ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए आप अगर जो है फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट में आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात की जाए मैप बनाने की, आप कोशिश करना है आपको मीडियम और लॉन्ग वाले क्वेश्चन में। सर एक बात ये बताइए कि बच्चे जो है परेशान रहते हैं, वो पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि सर क्रिकेट के लिए कोई बुक बताइए। तो क्या जो है जो ये यूजीसी के लिए जो जितनी बुक आपने रिकमेंड की है, जो रिकमेंड करते हैं हम लोग बच्चों को, क्या उससे इतर कुछ एक्स्ट्रा क्रिकेट में सब्जेक्ट के लिए पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं सर, एकदम नहीं सर। ये मतलब टोटली जब उन्होंने पहले से बता के रखा है कि जो सिलेबस होगा मेरा मतलब ग्रेड का, वो टोटली यूजीसी नेट का सिलेबस है। बिल्कुल। तो मैंने पेपर दिया तो मुझे लगा भी कि कहीं बाहर से नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और देखने की ज़रूरत है। जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है और जो आपके मास्टर्स के जो सिलेबस है बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और देखने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि सर ने आपको बताया कि आपको कहीं से भी कुछ अलग क्रिएट के लिए नहीं करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। आप जितना ही रूम पे अपने प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही आपके सफल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आपको कोई अदर बुक नहीं लेनी है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने 2 साल का क्वेश्चन अपने चैनल पे करवाया है। आप चैनल पे जाके उस क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं और उसी को बेस बना के उन टॉपिक्स को अच्छे से क्या कर सकते हैं, कवर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी कि आपने हमें टाइम दिया और बच्चों के लिए जो है गाइड किया। और जो है हम जो है यही कहेंगे कि आपको अगर किसी भी प्रकार की करियर से रिलेटेड या यूजीसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सर दोबारा भी आएंगे, आप जब बुलाएंगे सर को तब भी आएंगे और सर आपको जो है आप गाइड करेंगे जब जब आप लोग याद करेंगे। तो पुनः आपका एक बार धन्यवाद।